मिलने को तो हर शख्स एहतराम से मिलता है, मिलने को तो हर शख्स एहतराम से मिलता है, पर जो मिलता है किसी न किसी काम से मिलता है। क्यों भाई, यही सच्चाई है ना जिंदगी की, हैं? बस एक बात बताएं, अगर ये आपको सुन के सही लग रहा है तो आपके पड़ोसी को भी सुन के सही लग रहा होगा। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम्हारे लिए तुम्हारा पड़ोसी वो व्यक्ति है जो तुमसे एहतराम से मिलता है, लेकिन किसी न किसी काम से मिलता है। तुम्हारे पड़ोसी के लिए तुम भी तो वही हो, अलग हो क्या? वही हो, है ना? अब देखो, एक सच्चाई है कि हम भी किसी काम से ही मिले हैं। कौन सा काम? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने, गेट और आईएएस की तैयारी कराने। तो भैया अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, बिल्कुल एकदम नंबर 1 वाला चैप्टर। कौन सा नंबर 1 वाला चैप्टर भाई? ये है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज अर्थात फ्लूइड के गुण, द्रव्य के गुण। हाँ, नहीं द्रव्य नहीं, द्रव के गुण। हिंदी में फ्लूइड को द्रव बोलते हैं, द्रव। वैसे तो हिंदी थोड़ी सी भूल गई है मुझे, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव। तो द्रव के गुण, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। लेकिन प्रॉपर्टीज जानने से पहले एक बात तो जान ले कि ससुरा फ्लूइड है क्या? आखिर फ्लूइड क्या है? हैं? फ्लूइड क्या है? फ्लूइड ये क्या है? ऐसा मैटर जो कंटिन्यूअस डिफॉर्म हो जाए। कैसा डिफॉर्म हो जाए? कंटिन्यूअस डिफॉर्म। किसमें? शीयर स्ट्रेस लगाते ही, शीयर स्ट्रेस लगाते ही इसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो जाए, रोक ही ना पा कोई। A matter which continuously deforms शियर स्ट्रेस लगा नहीं कि डिफॉर्मेशन शुरू। ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आना है नहीं, ये सब तो ऐसे ही है। बाकी आपको फील तो है कि फ्लूइड क्या है। हमारा बिल्कुल फोकस रहेगा, बिल्कुल कहाँ हथौड़ा मारना वही फोकस रहेगा। ज़्यादा कुछ इसमें चालबाजी नहीं खेलनी हमें, क्योंकि हमें जल्दी करना है। जल्दी का मतलब सब पढ़ना है, कॉन्साइज पढ़ना है, शॉर्ट नहीं, कॉन्साइज। वैसे हो सकता है दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हों, परंतु हमें पढ़ना है कॉन्साइज, एवरीथिंग जिप टाइप में। हाँ, जिप हमें किस में पढ़ना है? जिप में। जिप में क्या होता है? नो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, नो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, बट फाइल साइज इज लेस। तो हमारा भी वही बिल्कुल एम है, नो इंफॉर्मेशन लॉस्ट एंड टाइम इज लेस। कम समय में सब उड़ा देना है बिल्कुल, और ऐसा उड़ाना है ना कि आप भी उड़ो और उड़ के पकड़ लो। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा उड़ा दिया कि आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलिए, तो फ्लूइड हो गया। अब फ्लूइड में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं भाई? फ्लूइड में 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तो हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं एक तो लिक्विड, और एक हम पढ़ रहे हैं गैस। लिक्विड जैसे वाटर, वाटर समझते ना, वाटर, ऑयल और
केरोसिन, इवन दिस पारा, और इसमें हमारा सबसे फेवरेट एयर और N2, H2, ये सब आपके आते हैं गैसेस में। तो देखो सॉलिड में क्या होता है ना, सॉलिड्स में क्या होता है, इन सॉलिड्स with strain stress is constant, with stress strain is constant, with stress strain is constant। मतलब हुक्स लॉ मान लो भैया, इतना लगाओगे अगर स्ट्रेस तो इतना ही स्ट्रेन मिलेगा। ये कौन बताता है, हुक्स ही बताते हैं। और सॉलिड ऐसा ही बिहेवियर करते हैं। लिक्विड क्या करता है पता है, लिक्विड तो इतू सा भी अगर शियर स्ट्रेस लगा दिया, शियर स्ट्रेस इतू सा और लगा दिया तो ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा। लेकिन फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड टेंसाइल में तो बिल्कुल ही नहीं, कंटिन्यूसली डिफॉर्म। फ्लूइड टेंसाइल में तो जीरो रेजिस्टेंट अंडर उसको एनी वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। टेंसाइल में कंप्रेसिव और शियर के लिए थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, नेग्लिजिबल। यानी कि कुछ भी लगा दो, कितना भी शियर स्ट्रेस लगा दो, बस शियर स्ट्रेस लगा नहीं कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट और होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। इसीलिए फ्लूइड के केस में स्ट्रेस या स्ट्रेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, स्ट्रेन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेन तो बढ़ता ही जा रहा है। बस इसी वजह से दैट इज वाई स्ट्रेन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट कितनी तेजी से डिफॉर्म हो रहा है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन इज इंपॉर्टेंट। रेट जरूरी है भैया, किस स्पीड से हो रहा है। यानी कि वैसे इसमें क्या था, सिग्मा एंड एप्सिलॉन आर इंपॉर्टेंट। इवन सॉलिड है, चलो तो भैया आपका टाउ एंड फाई, ये जो आपका शियर स्ट्रेन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट होगा, टाउ तो ठीक है, बट डी फाई बाई डी टी, शियर रेट, स्ट्रेन रेट इज इंपॉर्टेंट। आ रही बात समझ में। फिर सॉलिड में क्या है, सॉलिड में क्या है ना, इसकी रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, यानी टेंसाइल लोड लगाओगे उसको भी रेजिस्ट करेगा, है रेजिस्टेंट अगेंस्ट टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड एंड शियर लोड। लेकिन फ्लूइड दे आर negligible resistant against टेंसाइल लोड। लेकिन अंडर डायनेमिक कंडीशंस कंप्रेसिव और शियर में है, कंप्रेसिव एंड शियर लोड में इनकी रेजिस्टेंट है ड्यू टू अंडर
डायनेमिक कंडीशंस रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब अपोज करना, और क्या, क्यों? ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो हम देखेंगे बाद में। अब देखते हैं, ये तो हो गया बेसिक, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। कई सारी प्रॉपर्टी है भैया, डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, क्या नहीं है। देखो आप जॉब लेना इस जमाने में आसान नहीं भाई, है ना। लेकिन हम लोग जिस तरह से पढ़ने वाले हैं तो बहुत कम समय में आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, आपके पास रिवीजन के लिए होगा बढ़िया टाइम, और खूब बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आए समझ में सब जो है कर लेना है। चलिए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लूइड डेंसिटी, और जस्ट डेंसिटी, लेट्स डेंसिटी, और इसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, दैट्स इट, यही डेंसिटी। और वाटर की डेंसिटी आपको पता ही है, क्या उसमें बताना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और जो है आपका एयर का होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन 1.23 kg पर मीटर क्यूब। लिक्विड हो गया या आपका गैस हो गया, दोनों ही फ्लूइड हैं, ठीक। अगर ये डेंसिटी अंडर एनी कंडीशन फ्लो के दौरान अगर ये चेंज होती है एंड द चेंज इज लेस देन 5%, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। मतलब फ्लो हो रही है या ऐसी रखा हुआ है, किसी ने प्रेस किया और ये इस तरह से इसके चेंज हो गया इतना कि डी रो बाई रो इज लेस देन 5%, नहीं हुआ चेंज, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ तो इनकम्प्रेसिबल। बट अगर ग्रेटर देन 5% हो गया तो इट विल बी कंप्रेसिबल। तो इस तरह से इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल को हम देख सकते हैं कि आखिर इनकम्प्रेसिबल क्या है और कंप्रेसिबल क्या है। यही चीज़ फ्लो के लिए भी है और फ्लूइड के लिए भी है। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं मैक नंबर, जो कि हम लोग बाद में निकालेंगे कभी, इससे डिराइव करके फॉर आइडियल गैस मैक नंबर आता है। अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से है सो दिस इज इनकम्प्रेसिबल, और अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से ज़्यादा है तो इट इज़ कंप्रेसिबल। मैक नंबर होता क्या है? मैक नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मान लो फ्लो हो रहा है बहुत तेज़ी से, अब पूरा बाढ़ आई पड़ी है, तो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की किसी पार्टिकल की, और उसको डिवाइड करेंगे c से, और अगर ये वैल्यू 0.3 से ज़्यादा आगे बरकरार, तो ये केस हो जाएगा कंप्रेसिबल का। पर अगर कम आई तो इनकम्प्रेसिबल, सिंपल है, उसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट स्मॉल w से दिखाते हैं इसको। कैपिटल W आपका हो गया वेट और स्मॉल w स्पेसिफिक वेट। तो ये क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट का होता है फॉर्मूला m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम। सो स्मॉल w इज इक्वल टू m का वैल्यू होता है रो ए वी। रो ए वी मतलब
रो मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम, तो ए नहीं होगा, रो इंटू वी, केवल रो इंटू वी इंटू जी बाई वी, और मास फ्लो रेट का फॉर्मूला लिख दिए थे गलती से, सो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, रो जी। ये आपका हुआ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अगर वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम कोई पूछे तो वाटर का कितना हो जाएगा, देखिए वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है, और इसकी यूनिट क्या थी, केजी पर मीटर क्यूब। ये रहा स्पेसिफिक वेट, दूसरी प्रॉपर्टी। इसी तरह आप एयर का भी निकाल सकते हैं, किसी भी मटेरियल का निकाल सकते हैं, कोई बहुत 30 मार्क खाने वाली बात नहीं है, बस हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, रो एवर एम बटे वी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक नई चीज़ आई है, रो मल्टीप्लाइड बाई जी। तो करना क्या है, नई चीज़ क्या, मैकेनिकली नया होगा तो कुछ तो नया पढ़ोगे, ऐसा थोड़ी कि वही ट्वेल्थ का ही पढ़ लिया जो था, है ना। या नए से डरना नहीं है, नए का तो स्वागत करना है, जैसे हर नए दिन का स्वागत करते हैं, मजबूरी में सही फर्क करते हैं। जिनकी लाइफ झंड है उनके लिए हर नया दिन एक नया झंडा वाले दिन होता है, बट हाँ जिनकी लाइफ सेटल है, अच्छी है, उनके लिए क्या कर सकते हैं भाई, उनके तो सब ठीक ही है। एनीवेज, तीसरी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो एक टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी। पहले तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये हुआ, रिलेटिव वर्ड है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी रो ऑफ वन मटेरियल कंपेयर्ड विद रो ऑफ एनी अदर मटेरियल। हम तो पंखा ही बंद करना भूल गए, खूब हर हर की आवाज आई होगी, लीजिए मजा। तो रिलेटिव डेंसिटी यानी कि एक अपॉन किसी दूसरे का। अब ये कोई लिमिटेशन नहीं है, वैलिड फॉर ऑल। चलिए, हो सकता अभी समझना है क्या वैलिड फॉर ऑल, पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिखाते हैं एस से। इसमें क्या है, रो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हैं डिवाइडेड बाई रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये क्या हो गया, देखो दोनों सेम सा लग रहा होगा, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा उसमें कुछ खास, 1 2 की जगह ये स्टैंडर्ड और ये कुछ आ गया। बट बात ये ना, दिस इज सेपरेटली वैलिड फॉर फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस। मतलब कि यहां स्टैंडर्ड फ्लूइड हम मानते हैं कौन सा, वाटर, और यहां स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा मानते हैं, एयर। तो जब अगर हमारा फ्लूइड लिक्विड हुआ तो एस की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फ्लूइड से कंपेयर करके निकालेंगे, पर अगर वो गैस हुई तो एयर से कंपेयर करके निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वाटर टू एयर दिया है और कुछ भी कर दिया ना। ठीक है, क्लियर होगा, बहुत कुछ यहाँ डिफिकल्ट है नहीं। चौथा देखते हैं, बल्क मॉड्यूलस। बड़ा भारी भरकम नाम है इसका, बल्क मॉड्यूलस। कैसे दिखाते हैं यार, देखो मॉड्यूलस, किसी भी तरह का जो मॉड्यूलस है क्या होता है, कैसे फॉर्मूला निकालते, मान लो भूल गए फॉर्मूला, जनरली क्या होता है ना, भूल जाते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर फ्लूइड, ऐसे समझ लो। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का तो बेसिक फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है वो, स्ट्रेस
बाय स्ट्रेन। अब यहां जो अप्लाई करना है इसी चीज को अप्लाई करना है, बट अप्लाई किस में करना है पता है? वॉल्यूमेट्रिक सेंस में। तो मान लो गुब्बारा फुला दिया, तो गुब्बारे पे क्या लग रहा है? प्रेशर। प्रेशर लग रहा है ना गुब्बारे में, या गुब्बारे में आपने प्रेशर डाला तब जाकर के फूला गुब्बारा। तो स्ट्रेस की जगह यहां पे हम लिखेंगे चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी। ये आपका स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम में हम सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन अ पर्टिकुलर डिमेंशन डिवाइडेड बाय द एक्चुअल डिमेंशन। तो यहाँ डिमेंशन हमारा है, डिमेंशन तो खैर 1D हो गया टाइप, बट ये हमारी जो क्वांटिटी है, चेंज इन द पर्टिकुलर क्वांटिटी इज डेल्टा वी एंड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक चीज देखिए, अगर सामान्यतः अगर देखें तो प्रेशर लगाएंगे अगर हम कहीं पे, तो प्रेशर लगाने से वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? मान में बताइए आपने, बाकी हम बता देते हैं। वॉल्यूम तो घटेगा ना। मान लो गुब्बारा ही था और इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, बिल्कुल बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो बाहर से प्रेशर लगाएंगे उस गुब्बारे पर, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम घटेगा। So that means if delta P is positive, then delta V will be negative। तो अगर हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, आंसर आ जाएगा नेगेटिव, और हर बार आपका आंसर नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव को कॉम्पेंसेट करने के लिए यहां पे एक लगा देते हैं नेगेटिव साइन। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज योर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइडियल गैस के लिए देखें, अगर आइडियल गैस के लिए तो डेल्टा वी बाई वी, पी वी इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रो आर टी होता है। P इज इक्वल टू रो आर टी। यहां से आ जाएगा आपका M करते हैं, M इज इक्वल टू रो इंटू बी। ध्यान से देखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट क्या आएगा डिफरेंशिएट करके? 0 इज इक्वल टू वी डी रो प्लस रो डी वी। अगर यहां से हम देखें कि डी वी बाई वी क्या होगा, तो आप देखेंगे इट विल बी माइनस डी रो बाई रो। सो आइडियल गैस नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए यहां पे अगर हम ये वैल्यू चेंज करें तो क्या दिखेगा हमें? K इज इक्वल टू ये माइनस उस माइनस के साथ ठीक हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला भी हमारा आ सकता है। दिस इज चेंज इन, सॉरी दिस इज बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस से ही जो है कनेक्ट करके ना कंप्रेसिबिलिटी का वो आता है। बल्क मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट्स है। बल्क मॉड्यूलस का मतलब समझिए एंटी कंप्रेसिबिलिटी है ना। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम कोई लोड लगाएं तो लोड हटाते ही वो अपनी शेप में वापस आ जाए, यानी एक तरह से अपोज करने का काम होता है इलास्टिसिटी का। तो इंस्टेंट अपोज नहीं कर पाया बेचारा, तो जब हटेगा तब अपोज करके वापस आ जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी उसी तरह से है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? बीटा क्या है? ऑपोजिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस को मॉड्यूलस कर देंगे तो आप क्या आ जाएगी? कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हो जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा पी वी।
या डेल्टा रो बाई डेल्टा पी रो। बिल्कुल वही जो फॉर्मूले हमारे थे ना, उसी को अपोज कर देना और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, बस उल्टा कर देना उसी को। मतलब उल्टा करने मतलब क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी बाई वी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। इसको सॉल्व करोगे माइनस के साथ तो आपको ये आंसर मिलेगा। डेल्टा पी ये यहाँ जाएगा। इतनी गणित आए तो अच्छी बात है। अब आते हैं आइडियल गैस में। आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए P इज इक्वल टू रो आर टी होगा, ये तो आपको पता है। अगर इसमें इसको हम डिफरेंशिएट करें, मैं वो करके नहीं दिखाऊंगा, चलो इसे दिखाई देते हैं यार। ठीक है, पहला आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। आइसोथर्मल माने एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका हो गया आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये कह रहा इसको वही एम बी वाला है, कुछ नहीं यार। तो आपका हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट किया अगर इसको हमने तो आ गया पी डी वी प्लस वी डी पी बराबर 0, डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई पी। और ब्रॉड सेंस में देखें तो डी वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी माइनस के साथ। ये रिप्लेस कर दो यहाँ जाकर के, कहाँ जाकर के, कहाँ तो पता नहीं कहाँ गया, कंप्रेसिबिलिटी है ना बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू कहाँ रिप्लेस करोगे, यहाँ रिप्लेस करोगे और कहाँ रिप्लेस करोगे, एक कोई बताने की बात है यार। सो बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा देखो आइसोथर्मल यूज करते हैं इसलिए यहाँ बीटा टी लिखेंगे। सो बीटा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई, माइनस डेल्टा वी बाई वी की जगह रिप्लेस करते हैं। सो माइनस डेल्टा वी बाई वी यानी कि माइनस डेल्टा पी बाई पी और डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, पी से पी खत्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जाएगा बी टी इज इक्वल टू 1 बाई पी, और इसीलिए के टी आ जाएगा आपका पी। समझे, उल्टा ही तो होता है, हैं? तो आइडियल गैस है अगर, हैं? अब आइसोथर्मल केस है तो कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 बाई पी, बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा पी, जितना प्रेशर लगाया वही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं केस एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है भाई साहब एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, पता है ना, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C। अब इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने के लिए कहोगे वीडियो कमेंट वमेंट ऐसा कुछ अगर आया मान लो गलती से एक आध दो हैं तो अलग से प्रूफ करके वीडियो डाल देंगे। अभी बस जान लो इसको कि यहाँ पे PT का आ जाएगा, वैसे प्रूफ करो तो अच्छी बात है, घर का समझो कि तुम्हारा ये होमवर्क समझो, ये आ जाएगा। और K देखो T गलत लिख दिया इस बार, A लिखेगा ना इस बार, और K A क्या हो जाएगा गामा P, समझे। अब एक चीज देखो भाई, मस्त चीज देखो, बीटा T इज इक्वल टू, बीटा नहीं चलो K से रखते हैं, K से ज्यादा अच्छा, चलो बीटा से रखते हैं, बीटा से रखते हैं। सो बीटा T इज इक्वल टू 1 बाई पी। अब बीटा A इज इक्वल टू 1 बाई गामा P, कौन बड़ा है दोनों में। एक बात जान लो, गामा की वैल्यू होती है 1 से ज्यादा, अगर गामा की वैल्यू होती है 1 से ज्यादा तो गामा P से बड़ा होगा, और अगर गामा P से बड़ा होगा तो 1 बाई गामा P और छोटा हो जाएगा इसके मुकाबले। दैट मीन्स बीटा T की वैल्यू बड़ी होगी बीटा A से। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बड़ी होगी आपकी एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी से। पर ऐसा किया कहाँ है भाई, मतलब क्या, तो क्या क्या कुछ नहीं। ये देखो कंप्रेसिबिलिटी शब्द का क्या मतलब है, कंप्रेस करना कितना आसान होगा, तो किसको कंप्रेस करना आसान होगा,
बी टी को कि ए को? जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, कंप्रेस होने की क्षमता ज्यादा है। क्षमता मतलब कि वही है कि इजीली कंप्रेस हो पाएगा। जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी वो इजीली कंप्रेस हो पाएगा, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है वो इजीली कंप्रेस नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। दैट मीन्स आइसोथर्मल केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो वहां पे कंप्रेसिबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। और कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, गया कहाँ? तो यहां लिख सकते हैं, दिस इज इजीली कंप्रेसिबल एंड दिस इज हार्ड टू कंप्रेस। इसका एक और मीनिंग ये है कि दोनों में सेम प्रेशर लगाओगे तो इसमें वॉल्यूम जो है चेंज ज़्यादा आएगा। टेम्पर आइसोथर्मल वाले में इसमें ज़्यादा वॉल्यूम चेंज आएगा, यानी कि ज़्यादा कंप्रेस हुआ। इसमें लगाओगे तो कम वॉल्यूम चेंज होगा, यानी कि कम कंप्रेस हुआ। समझे? और K is less than A bulk modulus of fluid is lesser, bulk modulus कम होगा तो क्या है? क्योंकि आपको कंप्रेस होने देने से रोकने की क्षमता कम है, इजीली कंप्रेस हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो अगली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? Viscosity is actually similar to friction, similar to friction. दो लेयर्स है इसकी फ्लूइड की, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सरक रहे हैं ऐसे। तो सोचो अगर इन दोनों के बीच कुछ हल्का फुल्का बॉन्ड बना होगा, और जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर सरकेगी तो बॉन्ड टूटेगा। तो टूटेगा नहीं, वही बॉन्ड बना है, उस फोर्स जो है ना वो उसको अपोज करेगी आगे जाने से, और वही अपोजिशन क्या है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो है इसका रीजन क्या है? तो एक रीजन है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस, और दूसरा रीजन है मोमेंटम ट्रांसफर। दोनों में से पूरे फ्लूइड में विस्कोसिटी को बनाए रखते हैं। कोहेसिव फोर्सेस मेनली और ओनली लिक्विड्स में होते हैं, बहुत परमानेंट होते हैं, यानी कि 99% कोहेसिव फोर्सेस से होगा और 1% मोमेंटम ट्रांसफर। लेकिन यही चीज उल्टी होती है, गैस में क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर विल बी डोमिनेट एंड कोहेसिव फोर्सेस नॉट डोमिनेट। कोहेसिव फोर्सेस मतलब जैसे कि वैन डेर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी और तरह की बॉन्डिंग, कुछ नहीं जो पॉसिबल हो उसका फ्लूइड के बीच में। और मोमेंटम ट्रांसफर आता है गैस में होगा तो क्या करेंगे? मोमेंटम ट्रांसफर का रेट होता है ये लड़ गया तो डिस्टेंस है ना। तो दिस इज विस्कोसिटी, सोर्स ऑफ विस्कोसिटी गैसेस। तो ऐसा बताओ अब आपको क्या लगता है, अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें, भैया लिक्विड में क्या होगा? देखिए
लिक्विड में डोमिनेट करता है कोहेसिव फोर्स, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स क्या होंगे, टूटेंगे, और बॉन्ड्स टूटेंगे तो फोर्सेस कम होंगे, यानी कि उसके बीच रेजिस्टेंस कम हुआ, पहले ही बॉन्ड टूट गए तो लेयर को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी विस्कोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर हम करें टेम्परेचर इंक्रीज तो कोहेसिव फोर्सेस विल बी डिक्रीज, और जो क्या करेगा, हीट को करेगा इंक्रीज, विस्कोसिटी विस्कोसिटी को डिक्रीज करेगा। लेकिन यही चीज अगर हम देखें गैसेस में तो क्या होगा, गैस में देखोगे तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या होगा, VRMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी एक तरह से काइंड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो किसी पार्टिकल की होती है वो क्या कर जाएगी, और तेज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी यानी जो पार्टिकल से गैस के वो तेजी से भागेंगे, और तेजी से भागेंगे यानी कि v बढ़ गया तो m भी बढ़ गया, m भी यानी मोमेंटम। दूसरी चीज जल्दी टकराएंगे, अब ये पार्टिकल से जल्दी टकराएंगे तो जल्दी जल्दी अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, तो दैट मींस तो क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज करेगा, तो म्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वही टेम्परेचर लिक्विड में डिक्रीज कर देगा और गैसेस में क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, किसको, म्यू को। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में VRMS वेलोसिटी और इसका फॉर्मूला होता है 3 kT/m, एक वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां से पता चल रहा है दिस इज डिपेंडेंट ऑन, और मोमेंटम ट्रांसफर डायरेक्टली डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, इसलिए म्यू इज प्रोपोर्शनल टू रूट E ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर लिक्विड्स। गैसेस में म्यू इज प्रोपोर्शनल टू रूट E, लेकिन लिक्विड बात आती है क्वेश्चन की, बस डायरेक्टली जान लीजिए कि म्यू doesn't depend on pressure, viscosity pressure पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, इसकी नॉन लिक्विड की और न गैस की, यानी कि फॉर बोथ लिक्विड एंड गैस दोनों की ही जो विस्कोसिटी होती है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है। विस्कोसिटी का नाम ले आए हैं तो शियर स्ट्रेस का नाम लेना चाहिए, और शियर स्ट्रेस tau is proportional to rate of shear strain। यहां से क्या लिखिएगा, tau is equal to mu d phi by dt, ठीक है। अब अगर कोई फ्लूइड लेयर है और इस पर दो लेयर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रही है, तो एट अ पर्टिकुलर की डिस्टेंस दैट से डिवाइड है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे, ठीक, तो जूम किया तो लेयर डिस्प्लेस हुई पाई डेल्टा एक्स, दिस इज dy एंड दिस इज dy, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि dy इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dx बाई dx। अगर इसको रिप्लेस करें तो dy बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dy dt, अब ये क्या हो जाएगा, du बाई dy, so d phi by dt is equal to dy dt, d phi by dt is equal to dy। अब हम यहाँ रिप्लेस करने पर
हमारे मेन पावर प्ले में तो क्या रहेगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू न्यू डी यू बाई डी बार। ये हमारा है ज्यादा क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया है न्यू, तो न्यू का यूनिट क्या होता है, पास्कल सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा पास्कल सेकेंड, तीसरा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही है? हाँ नहीं, किलोग्राम मीटर देखो फोर्स का होता है भाई, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और केजी फोर्स केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये तो सारे इसके एसआई है एमपीएस, ठीक। अगर इसके हम सीजीएस लिखें क्या मिल जाएगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, ट्वाइस, एक ट्वाइस बराबर 10 पास्कल सेकेंड, एक ट्वाइस में। तो ये होगी बात विस्कोसिटी की। वाटर की विस्कोसिटी लेते हैं 10⁻³ पास्कल सेकेंड, और एयर की लेते हैं 2 × 10⁻⁵ पास्कल सेकेंड। इस सामान्य विस्कोसिटी का एक नाम और क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, क्योंकि अभी एक आएगी इसको बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये हो गई आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी, और अब हम देखेंगे आगे आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू से लिखा है, बड़ी तपस्या भैया वीडियो बनाने, इससे भैया वीडियो क्लास में हुआ या फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के, बच्चे भी एसी में, अध्यापक भी एसी में, टीचर, बढ़िया क्लास चलती है। हाँ पंखा बंद करो, ये करो, वो करो, हजारों बात है। चलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू कुछ नहीं, हमारे डायनेमिक वाले को उसके किसी जो भी फ्लूइड है जिसका डायनेमिक है उसके रो से डिवाइड कर दिए तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। कुछ इसमें 30 मार्क खाने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है। हाँ अगर कुछ है तो वो ये है कि देखिए म्यू ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू रो टी, तो आपको पता ही है, और अगर गैस है तो फॉर गैस रो इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 2। अब म्यू बाई रो करेंगे ना, नहीं गलत हो जाएगा, 1/2 और म्यू बाई रो करेंगे तो आपकी आ जाएगी दैट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 e to power 3/2। म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 3 to power 3/2, यानी कि टेम्परेचर के पावर 3/2 1.5 डिपेंडेंसी है, जबकि म्यू की डिपेंडेंसी जस्ट रूट की है। ठीक है, तो दिस इज ओनली फॉर गैसेस। चलिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, छोटी सी नहीं छोटा सा सुडोकू वाला, सुडोकू दो टेबल बनाएंगे हम, कहाँ की
एक यहाँ लिखा गया, दूसरी क्वांटिटी, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से क्या वेरिएशन, और यहाँ देखेंगे हम प्रेशर के हिसाब से क्या वेरिएशन। भैया टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कम हो जाएगा, ये तो कम हो जाएगा। सुडोकू नहीं, सुडोकू एक्सटेंडेड बनाना है। सुडोकू तो 9 खाने का होता है, सुडोकू एक्सटेंडेड बनाना है भाई। क्या है, म्यू रो म्यू। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, पूरा लिख दें, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, म्यू रो न्यू। न्यू बोलते इसको, न्यू न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। कलर हो गया, कलर बचा है। द्वि खाना और बचा है, द्वि खाना में लिखेंगे लिक्विड के लिए और गैस के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए। तो भैया अब हम जो पढ़े हैं वो याद रखना है। लिक्विड के लिए म्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ भैया करता है, घट जाता है, लेकिन रो डिपेंड नहीं करता। लिक्विड के लिए बहुत ज्यादा ही बढ़ा देंगे ना तो खास डिपेंडेंसी नहीं आएगी। टाइम हो गया, 3 ही मिला। यहाँ एक और क्लास चलती है 4 बजे से, 3 ही मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग दिखने लगे, हमें लगा टाइम हो गया। चलिए, तो भैया न्यू सिंपल घट रहा है तो न्यू भी घटे। और गैस के लिए अगर बताएं तो चलिए, गैस के लिए न्यू बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर न्यू बढ़ रहा, हमने देखा तो पहले, नोट पीछे पलटिए अगर बना रहे हैं तो। और रो घट रहा है, और म्यू बाई रो था, ये सामने ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक ही बार बढ़ाना जरूरी था, पर ठीक है। चलिए प्रेशर देखते हैं। म्यू लिक्विड में प्रेशर पे निर्भर नहीं करता है, और रो भी निर्भर नहीं करता है, तो वी का ही निर्भर करेगा। वी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। म्यू गैस में भी प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं करना, हमने देखा है, लेकिन रो करता है। P इज इक्वल टू रो आर टी। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रो बढ़ जाएगा, और रो बढ़ जाएगा तो न्यू घट जाएगा। देखो P इज इक्वल टू रो आर टी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, और रो बढ़ गया तो बढ़ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? तो पहली होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और दूसरी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो यह 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर 10⁴ स्ट्रोक। ये 3 चीजें इसमें जोड़ी है। म्यू ऑफ वाटर ये लिख देते हैं, म्यू ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 10⁻³ और अपॉन 3, तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और म्यू ऑफ 1.62 कितना है 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इन चीजों को आप याद रख सकते हैं चाहें तो। ठीक, विस्कोसिटी की बात हो गई, विस्कोसिटी की बात हो गई, हर की बात हो गई। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलें क्या? नहीं, अभी तो इसमें बहुत कुछ है। अभी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बचा हुआ है। हालांकि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से तो भी और टाइप ऑफ फ्लूइड है, लिक्विड कितने तरह के जो है होते हैं, देखते हैं। ये विस्कोसिटी इसमें थोड़ा सा होता है, बाकी तो सब छोटे छोटे टॉपिक्स थे, कोई बड़ी बात नहीं थी ना। इसके बाद आपका आएगा सरफेस टेंशन, फिर कैपिलरी इफेक्ट आएगा, और वो सब एक फार्मूला फॉर्म लिखना है, क्योंकि डेरिवेशन अगर आप लोग को चाहिए होगा जिस भी चीज का, उसके लिए हम एक सेपरेट बनाएंगे फॉर डेरिवेशंस, है ना। तो वो अभी नहीं बना रहे,
अगर आप में से कोई चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो छोटा सा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड सी का फॉर्मूला होता है, अगर सॉलिड है तो E बाई रो अंडर रूट में, और अगर फ्लूइड है K बाई रो अंडर रूट में। पर हमें तो हमारे फ्लूइड से मतलब सॉलिड से क्या मतलब, हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ठीक है। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट आएगा, आइसोथर्मल के केस में क्या हो जाएगा, C इक्वल टू रूट RT, और एडियाबेटिक के केस में क्या हो जाएगा, C इक्वल टू रूट गामा RT। प्रूफ चाहिए, वैसे तो आप प्रूफ कर लो, ये सब रखना ही चाहिए, तुमने केवल बड़ा आगे प्रूफ कर लो, बट अगर आपको फिर भी चाहिए तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हमारा भैया इसके बिना काम नहीं चल रहा, प्रूफ करना बता, क्या कर सकते हैं, तो चारा नहीं बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज आइसोथर्मल केस में, और केस में प्रोसेस एरिया। इसी से हमने जैसे पढ़ा था ना मैक नंबर, तो मैक नंबर का कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इक्वल टू V बाई C, जो हम पहले देख लेते हैं, और हमने आइसोथर्मल और सॉरी कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल का केस देख लिया था। पर इस मैक नंबर से कौन सी डिफाइन होती है, क्या है वो, अगर मैक नंबर लेस देन 1 है और मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है और मैक नंबर इक्वल टू 1 है, तो लेस देन 1 है तो उसका नाम होता है सब सोनिक, ग्रेटर 1 है तो सुपर सोनिक, इक्वल है तो सोनिक, और 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक, समझे। तो ये तो वेलोसिटी साउंड, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड, कितने तरह के फ्लूइड होते हैं, ये 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, कौन कौन से, एक तो न्यूटोनियन, न्यूटोनियन अर्थात जो भैया न्यूटन के नियम को चुपचाप फॉलो करते हैं उनको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बोलते हैं उनको, न्यूटोनियन फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड में फर्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एक तो आपको फॉलो में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो भी है, एक तो बात है कि न्यूटन्स फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और वो लॉ क्या है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्लूइड इसको फॉलो करेंगे उनको बोलेंगे न्यूटोनियन, और साथ में म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो भैया नॉन न्यूटोनियन क्या होगा, याद सोचो, नॉन न्यूटोनियन क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये क्या होगा, तो पहली बात यही, डजंट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात, इसके लिए क्या फॉर्मूला था पता है, A du by dy to the power n प्लस, ये इस लॉ को फॉलो करता है। और इस लॉ में a, b और n के अलग वैल्यूज के कारण अलग अलग और भी नाम पड़े हैं नॉन न्यूटोनियन के अंदर। सो यहाँ पे म्यू इज अ फंक्शन ऑफ du by dy, इज अ फंक्शन ऑफ du by dy। कैसे, यहां से देखें, फॉर इंस्टेंट हम मान लेते हैं कि b नहीं, सो टाउ इज इक्वल टू b को 0 मान लेते हैं, अगर तो हो जाएगा a इंटू du by du y और n-1 मल्टीप्लाई बाय du by dy। तो ये हमको बोलेंगे
तो लिख दो डी वाला, टाउ इज ईटा इनटू डी बाई डी वाई प्लस डी, जहां ईटा को बोलते हैं apparent viscosity, eta is equal to apparent viscosity, and this neta is dependent on du by dy, और इसीलिए ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। समझ? तो 5 तरह के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वैसे तो होते हैं, वो 5 तरह के हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इसी बोर्ड पे एक साथ लिखेंगे और आपको फिर पूरी जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? हमको वो नियम याद रखना है बस, ये वाला तो याद क्या है, लिख लेंगे वापस ये दोबारा सब थोड़ा याद है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हमने क्या लिखा, अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है तो टाउ मस्ट बी इक्वल टू a du by dy to the power n plus, ये है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो b और n की वैल्यूज डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी केसेस हो सकते हैं। तो नेम हम लिख देते हैं, क्या बनाते हैं, नेम ऑफ फ्लूइड बना दिया भाई। फिर लिखते हैं, इधर से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा मुझे, है ना, ऐसा लग रहा है कि ये छोटा है वो ज्यादा है। तो नेम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, D का क्या सीन है और N का क्या सीन है। और इसके बाद इनका टाउ वर्सेस ड्यू बाई ड्यू ग्राफ, इतनी चीजें हम यहां देखेंगे। तो पहले लिखते हैं डाइलेटेड फ्लूइड, पहले लिखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन, फिर लिखते हैं डाइलेटेड, फिर आपका आएगा स्यूडो प्लास्टिक, फिर एक आता है बिंघम प्लास्टिक, फिर आएगा एक थ्रिक्सोट्रॉपिक, और एक होता है रियोपेक्टिक। 6 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक बोल गया। हम लोग है देखते हैं किसके लिए n की क्या वैल्यू होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम b की वैल्यू देते हैं। तो न्यूटोनियन के लिए b की वैल्यू होती है 0, डाइलेटेंट के लिए भी होती है 0, और बिंघम प्लास्टिक के लिए भी होती है 0, और उन बाकी 3 के लिए 0 नहीं होती, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब न्यूटोनियन के लिए n की वैल्यू होती है 1, और a की वैल्यू होती है आपका ब्रैकेट में से a ही जो है आपका म्यू हो जाता है। तो आपका हो गया न्यूटन विस्कोसिटी। डाइलेटेंट में n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और स्यूडो प्लास्टिक में 1 से कम। चलिए, वेरी गुड। अब आइए ग्राफ बनाते हैं। ये है आपका du बाई dy, और ये आपका म्यू।
कि म्यू वर्सेस ग्राफ देख रहे हो, तो बी 0 है, देखो सिंपल रिलेशन, तो दिस इज अ न्यूटोनियन ट्रूथ, दिस इज न्यूटोनियन ट्रूथ। इसमें देखते हैं ग्राफ, म्यू ये है आपका डी बाई डी वाई, तो कितना हो एन ग्रेटर देन 1 और बी 0 है, बिल्कुल यही शुरू होगा, दिस इज योर डायलेक्ट्रिक ट्रूथ। अगेन डी बाई डी वाई म्यू, ये आपका सूडो प्लास्टिक लेस देन 1 है, लेकिन 0 से शुरू हो रहा है, क्या हो गया, क्या सूडो प्लास्टिक। अब इन तीन को देखते हैं, बिंघम प्लास्टिक के लिए B इज नॉट इक्वल टू 0, थिग्सोट्रोपिक के लिए नॉट इक्वल टू 0, रियोपेक्टिक के लिए नॉट इक्वल टू 0, तीनों के लिए नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं n की वैल्यू, तो वही बिंघम प्लास्टिक ध्यान रखना, बिंघम प्लास्टिक के लिए n की वैल्यू होती है 1, बिंघम प्लास्टिक के लिए n की वैल्यू होती है 1, अब थिग्सोट्रोपिक के लिए लेस देन 1 और रियोपेक्टिक के लिए ग्रेटर देन 1, तो सिर्फ फिर वही सारे ग्राफ रिपीट हो रहेंगे, बस इस बार नॉट 0 है तो नॉट 0 और ये आपका वैल्यू होगा b का, दिस इज b, और यहां से शुरू होगा बिल्कुल सेम ग्राफ। नाउ दिस टाइम दिस इज योर बिंघम प्लास्टिक, दिस इज डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज स्यूडोप्लास्टिक, ये बिंघम प्लास्टिक होगा। अगर इसकी बात करें तो डी यू बाई डी वाई, दिस इज म्यू, मुश्किल है काम मेरे लिए, ये प्यार नहीं है खेल के लिए। लेस देन 1 के लिए ऐसे बनता है ग्राफ, दिस इज थिग्सोट्रोपिक एंड देन म्यू डी वाई डी वाई, इसलिए आपका बिल्कुल देखो क्योंकि b 0 नहीं है इसलिए b, दिस इज इस तरह से आप जो है इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं और इसको एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जनरली लोग भूल जाते हैं और इजी टेंडेंसी होता है कि ये भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सरफेस टेंशन। आप लोग इसे बढ़िया नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा हजा रहा हूं यहां से। चलिए माइक लगाया नहीं था पिछली बार मैंने। चलो भैया, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ on the fluid surface, on free surface, not free surface, on liquid or liquid gas इंटरफेस प्रोडक्ट है। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला इसका? सो सरफेस टेंशन सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। या और क्या होता है, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। मतलब कि मान लीजिए ऐसे एक, तो मान लीजिए कैसा सिस्टम है और यहाँ पे एक वायर लगी है और ये बीच में ना फ्लूइड की फिल्म बनी हुई है, फ्लूइड
फिल। और इस वायर को क्या किया, दिस इज अ वायर, तो यह सरफेस टेंशन का एक माहौल बना पड़ा है। और वायर को हमने इधर खिसकाया डेल्टा एक्स, और खिसकाकर कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ, इस वायर को खिसकाकर यहाँ पहुँचा दिया। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डेल्टा एक्स। और चेंज इन एरिया, ये जो एरिया है, दिस चेंज इन एरिया इज, अगर इसको L मान लें, सो दिस चेंज इन एरिया विल बी डेल्टा A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, दिस इज दी चेंज इन एरिया। तो ये एरिया को चेंज करने में जितना वर्क लगा, अगर इसी वर्क को डिवाइड कर दें डेल्टा ए यानी इस चेंज इन एरिया में, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा। और सिग्मा इज ऑल्सो सरफेस एनर्जी बाई एरिया। देखिए इस पॉइंट पे सरफेस एनर्जी हो गई होगी E2, और इस पॉइंट पे सरफेस एनर्जी है E1। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बेसिक ऑफ सरफेस टेंशन। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, तो अब इसके डेरिवेशंस हैं, बट हम डेरिवेशंस को नहीं टैकल कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ 3 कंडीशन से तीनों कंडीशंस पढ़ेंगे। पहला कंडीशन है एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल कितना होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। दिस इज सोप बबल। यहाँ भी एयर है और इधर भी एयर, बोथ साइड एयर। सेकेंड है एक्सेस प्रेशर इन liquid drop, so this will be 4 sigma by d। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर लिक्विड ड्रॉप है और एयर बबल इन लिक्विड, ये दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा, क्योंकि तब मान लो अगर लिक्विड ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप है तो इस तरफ लिक्विड है और इस तरफ क्या है, एयर। पर अगर एयर बबल है, तो एयर बबल का मतलब इस बार अंदर एयर है और बाहर क्या है, लिक्विड। तो क्या बन रहा है हमारा, ये देखिए, दिस इज लिक्विड। क्या बन रहा है, लिक्विड सर्फ, लिक्विड और गैस का इंटरफेस, लिक्विड लिक्विड इंटर, फ्लूइड फ्लूइड इंटरफेस बन रहा है, और इसीलिए इन सब जगहों पे क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन। ठीक है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के लिए हमें डिटेल्ड हिस्ट्री करनी पड़ेगी, बट अभी के लिए फॉर्मूला ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा ब्लू मर गया है, ठीक है, जो जिंदा है उससे काम चलाएंगे। और एक्सेस प्रेशर इन, एक्सेस प्रेशर इन जेट, लिक्विड जेट, लिक्विड जेट। सो डेल्टा P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। तो ये तीन जो है एप्लीकेशंस, काइंड ऑफ दिस, दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, and there are more applications like capillary fall. So we'll just see after this one more application, that is capillary fall or wetting and non-wetting of the surface. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म होने वाला है ये चैप्टर। हमने इसमें क्वेश्चन नहीं किए ना, क्वेश्चन करेंगे, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन ही नहीं करेंगे।
इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि कंफ्यूज हो जाओगे कि हम पूरा वीडियो देखें कि आधे पे ही बंद कर दें। चलो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग अ सरफेस। ओहो, बेकार। कोहेसन इंटर molecular forces between molecules of same fluid, अपने ही फ्लूइड से, एंड एडिशन क्या है? intermolecular forces between molecules of liquid and solid surface। 353 हो गया। तो अब देखिए वेटिंग और नॉन वेटिंग क्या होता है। जैसे कोई ड्रॉप हमने एक सरफेस पे गिराया, ऐसे शेप अगर ले ले और ऐसा शेप ले ले, दो शेप होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल थीटा बना रहा है ना सरफेस के ऊपर, दिस थीटा इज लेस देन π/2, एंड ये जो थीटा बना रहा है दिस थीटा इज ग्रेटर देन π/2। पर ये कब बनाएगा? अब खुद दिमाग लगाओ एक बार अगर, तो ऐसा लग रहा है ये छुई मुई है। छुई मुई क्यों? एक खुद में इसी नंबर से बढ़ना चाह रहा है, खुद में ही, और ये फ्रैंक है, बिल्कुल फ्रैंक। सरफेस मिला, फैल गया सरफेस पे, है ना। तो दिस छुई मुई का मतलब है अपने ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट कर रहे हैं, और इसीलिए खुद में ही सिमट जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये दूसरे यानी कि सॉलिड सरफेस के मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है और अपने मॉलिक्यूल से थोड़ा कम दिखा रहा है। यानी कि किसमें कोहेसन ज़्यादा है? इसमें एडहेसन ज़्यादा है। सो कोहेसन इज लेस देन, है ना, एंड दिस इज वेटिंग, एंड इसमें कोहेसन is greater than adhesion, non wetting। इस सिचुएशन को बोलते हैं नॉन वेटिंग। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सरफेस टेंशन का ही। ये भी जा रहा है कैपिलरी फॉल और राइज, नो डेरिवेशंस। ठीक है ना। सो इसमें 3 केसेस हैं। कौन कौन से 3 केसेस हैं? एक, कंटेनर में पानी भरा है और तब तक उसमें हमने एक बहुत पतली सी ट्यूब डुबा दी, तो देखा ये गया कि इस ट्यूब में ये पानी यहाँ तक चढ़ गया। ठीक, तो ये हो गया राइज। ये राइज का फॉर्मूला होता है H = 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई WD। W यानी कि रोजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, याद है वही वाला। दूसरा केस क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा केस लगभग सिमिलर है। बस इसमें क्या है,
कंटेनर का भी डी नॉट दिया है। इसमें हमने ऐसा बड़ा सा घुसाया कि अब ये जो स्पेस है ना, दिस इज वेरी स्मॉल, और कैपिलरी राइज वहीं होगा जहाँ स्पेस कम होगी। स्पेस ज़्यादा है तो कैपिलरी राइज नहीं होगा। तो देखा गया कि यहाँ पर कैपिलरी राइज हो गया, क्योंकि अब ये स्पेस कम है। तो मान लीजिए इसको दिस इज डी आई। तो इस बार फॉर्मूला सेम बिल्कुल, नो डिफरेंस, ओनली 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू डी नॉट माइनस डब्ल्यू इंटू डी नॉट माइनस डी आई। और तीसरा केस क्या है, पहले वाले की तरह है, बट उसमें ट्यूब ना घुसा करके 2 फ्लैट प्लेट घुसा दिए हैं। क्या घुसा दिए हैं? फ्लैट प्लेट्स, एक फ्लैट प्लेट दूसरी फ्लैट प्लेट, इनके बीच थिकनेस टी है, टी इज़ वेरी स्मॉल, मतलब 1 सेंटीमीटर के रेंज में ऐसे है ना। तो फिर से देखा गया कि इसमें भी ऐसे राइज हो गया। सो दिस टाइम दिस राइज एच विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई डब्ल्यू इंटू टी। तो ये 3 फॉर्मूले, राइज और फॉल दोनों ही। अगर फॉल भी होता है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ओनली कॉन्सेप्ट चेंज होगा कि भाई अब ये इसमें फॉल तब होगा जब नॉन वेटिंग में फॉल हो जाएगा और वेटिंग में राइज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। बस कुछ थीटा की वैल्यूज लिख देते हैं। थीटा की वैल्यूज, थीटा फॉर, अगर हम देखें क्लीन वाटर और ग्लास के इंटरफेस पे थीटा 0 डिग्री होता है, सॉरी थीटा 0 डिग्री, और नॉर्मल वाटर और ग्लास के इंटरफेस पे ये 26 डिग्री होता है। ठीक है, 26 नहीं 29 डिग्री, 29 डिग्री। HG एंड ग्लास के सरफेस है 122 नहीं 130, दिस इज 130 डिग्री टू 140 डिग्री होता है। ये होती है वैल्यू थीटा की। और 26 भी होता है एक, तो केरोसिन एंड ग्लास, क्या है ग्लास ही है, हाँ ग्लास, ये होता है तुम्हारा 26 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है वो हमारा अब फिनिश्ड। अब आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं बड़े आसानी से। हम कुछ क्वेश्चन लगा के आपको दिखाएंगे और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। मोस्टली हम लोग जो गेट के क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ थोड़ा अलग से भी लगा लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहे। पुरानी शायरी पहले वाली दोबारा मारते हैं। कहाँ गए हैं भाई साहब? अभी आइएगा, थोड़ी देर बाद आइएगा। आ गए हैं, हमारी क्लास यहाँ चलने वाली है। ठीक है, कुछ नहीं मारेंगे, शायरी वारी ख़त्म करते क्लास। चलिए लेक्चर 2 यानी लेक्चर 2 में मिलेंगे, जो कि होगा फ्लूइड स्टैटिक्स, पूरा एक बार।